नेता स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन जी की याद में उनकी पुण्यतिथि पर हर साल हिंद मजदूर सभा सबके साथियों के सहयोग से उनको याद करने के लिए, उनके जो उन्होंने देश के आम नागरिकों के लिए, आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि है। और सुरेंद्र मोहन जी आ गए कि वो हमारा बड़े से बड़ा, दूर से दूर भी कहीं पर भी हिंद मजदूर सभा का जलसा होता था या मीटिंग होती थी, वो मंजू मोहन जी को साथ में लेकर वहां पहुंचते थे। और वो हमारे हिंद मजदूर सभा के परमानेंट स्पेशल इन्वाइटी थे। और जब भी मजदूरों की समस्याएं कहीं पर जटिल हो जाती थी और ऐसी मोड़ पे खड़ी हो जाती थी कि उसका हल निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता था, तो सुरेंद्र मोहन जी उसके अंदर बाकायदा इंटरवीन करते थे। मुझे बहुत उनकी ऐसे इंटरवेंशन याद हैं जो बहुत बड़े बड़े इंटरवेंशन हैं। मुझे मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों का 5वें वेतन आयोग के लिए देर हो रही थी, तो उसमें इंटरिम की डिमांड की थी। और सारे जेसीएम जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, देश के तकरीबन 50 लाख वर्करों के नुमाइंदे, रेलवे के थे, डिफेंस के थे, पोस्टल के थे, वो सब पीएनटी के थे, वो सब के सब आकर हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। उन्होंने डिसीजन लिया था जेसीएम ने कि हम अगर अनाउंस नहीं करेंगे तो हम हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। और चौबे जी और पुरोहित जी लंदन में आईटीएफ की मीटिंग अटेंड करके दिल्ली आए और पुरोहित जी से इसके बारे में जिक्र नहीं किया। वो बॉम्बे चले गए, ये दिल्ली आ गए और नेक्स्ट डे ये मुझे बुलाया सुबह, उन्होंने टेलीफोन करके कि सुबह जल्दी आ जाना, 8 बजे हमारे को जाके पे कमीशन के दफ्तर पर हंगर स्ट्राइक पे बैठना है। तो मैं सुबह 7 बजे पहुंच गया, उनको लेकर भिखाजी गामा प्लेस के पास उनका पे कमीशन का ऑफिस था, वहां पर बैठ गए। एक दिन निकल गया, पुरोहित जी भी पहुंच गए बॉम्बे से आके जब उनको पता लगा, और वो मेरे को कहने लगे कि इन्होंने मेरे से कंसल्ट ही नहीं किया और ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और ऐसे माहौल में बैठना नहीं चाहिए था। तो दूसरा दिन भी गुजर गया। फिर ये हुआ कि अब सरकार बात नहीं कर रही है, इनवाइट नहीं कर रही है, तो तीसरा दिन भी गुजर गया। तो मुझे याद है कि सुरेंद्र मोहन जी डॉक्टर रामनोर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थे, बीमार थे। तो हम वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो उनसे पुरोहित जी ने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे समस्या फंस गई है, तीसरा दिन जा रहा है और अभी हालात उनकी खराब होती जा रही है। जितने भी लीडर, टॉप लीडर बैठे हैं, चौबे जी और टीएन वाजपेयी दोनों हंगर स्ट्राइक पे थे, उनके साथ एनएफआईआर जो कांग्रेस का, उसका राघवैया भी बैठे थे, महेंद्र प्रताप थे। एक उनमें से पीएनटी का लीडर था, वो ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगा, उसके घर वाले आए तो वो उठा के ले गए उसको। और अब पुलिस वाले हमारे चक्कर काटने शुरू कर दिए, भी वो लीडर कहां गया जो हंगर स्ट्राइक पे बैठा था। हमने कहा भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ध्यान रखना। तो वो बाद में पता लगा कि वो तबीयत खराब हुई, वो भी जाके हॉस्पिटल एडमिट हो गए। तो सुरेंद्र मोहन जी से जब जिक्र किया, सुरेंद्र मोहन जी ने तुरंत दंडवते जी को फोन लगाया और दंडवते जी को कहा कि ये ऐसी समस्या है। और देवी गौड़ा जी जो है वो प्रधानमंत्री थे। तो सुरेंद्र मोहन जी ने वीपी सिंह को फोन लगाया, वो लंदन में थे, वीपी सिंह। दंडवते जी ने चिट्ठी, सुरेंद्र मोहन जी ने अपने हाथ से वहीं पे बेड पे बैठे बैठे लेटर लिखा देवी गौड़ा जी को और प्रोफेसर मधु दंडवते जी को कहा कि अब आप इसको केस को, मैं हॉस्पिटल में हूं, आप निपटाइए। उन्होंने दंडवते से बात की। मीनवाइल चौथा दिन भी गुजर गया और हालात ये हो गई थी कि अगर एक दिन और गुजर जाता तो हमारे को वहां पर बहुत नुकसान हो जाता हमारे लीडरों का। तो पुरोहित जी ने मेरे को कहा कि अरविंद सिंह, अब तो कुछ हो नहीं रहा है, प्रयास हम जारी हैं, तो आप जो कर सकते हो डू एंड डाई वो करने का काम करो। तो हमने उसी वक्त नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का, मैं उस वक्त डिविजनल सेक्रेटरी था, हमने दिल्ली डिवीजन में तकरीबन 60,000 कर्मचारी थे, हमारे तकरीबन 90% मेंबर थे। हमने सबको न्यू दिल्ली स्टेशन पर इकट्ठा किया, गाजियाबाद वालों को गाजियाबाद इकट्ठा किया, शकूर बस्ती वालों को शकूर बस्ती किया। तीनों स्टेशनों के जंक्शन बंद हो गए, गाड़ियां जहां थी वहां रुक गई। फिर हम मार्च कर लिए पार्लियामेंट की तरफ को। और पार्लियामेंट में पुलिस ने बहुत व्यवस्था कर रखी थी, जाने नहीं दिया आगे हमारे को, हम पार्लियामेंट जाना चाहते थे। और वाटर कैनिंग हो गई, लाठीचार्ज हो गया। और मेरे सामने, मेरे साथ वो गुरमेल सिंह एसएचओ से वो बात कर ही रहे थे, तो जैसे वाटर कैनिंग हुई तो उनको लगी एसएचओ को, वो नीचे गिर गए, उनकी पगड़ी भी गिर गई। खैर फटाफट उनकी पगड़ी उठा के सिर पे रखी। तो मेरे को ये लगा था कि अब ज्यादा लाठीचार्ज हो जाएगा क्योंकि एसएचओ गिर गए हैं, परंतु बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि अरविंद सिंह, अपने आदमियों को कंट्रोल करो और कोई ऐसा काम ना करे कि बैरियर तोड़ने का काम करे, नहीं तो अन्यथा मेरे को कोई ना कोई दूसरा एक्शन लेना पड़ेगा। मीनवाइल रामविलास पासवान जी का फोन आ गया कि आप पार्लियामेंट आ जाओ।
हमने कहा जी आपसे तो बोला कोई काम नहीं है, हमारा तो काम तो प्रधानमंत्री से है। तो वो बातचीत चली रही थी, तो मीनवाइल देवी गौड़ा जी का फोन आ गया, पुलिस के थ्रू मैसेज आया कि देवी गौड़ा ने आपको पार्लियामेंट में बुलाया। हम फटाफट डेलीगेशन लेकर, जितने भी लीडर हमारे साथ थे, आर्य मित्तल भी नहीं है हमारे बीच में, वो भी साथ में गए। और जैसे ही हम पार्लियामेंट पहुंचे तो वहां का सिक्योरिटी ऑफिसर ने हमारे को वेलकम किया, और वेलकम करते जाता जाता वो बोलने लगा कि मैं 30 साल से सिक्योरिटी ऑफिसर हूं यहां पर पार्लियामेंट में। मैंने आज तक देश में कोई भी आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, पार्लियामेंट तो बहुत दूर की बात रहेगी, हम पार्लियामेंट के थाने के बाहर ही उससे मेमोरेंडम ले लेते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा लीडर है तो उसको हम पार्लियामेंट के गेट पर लाकर वहीं से उसको वापस कर देते हैं मेमोरेंडम लेके। पर ये मेरे 30 साल का पहला एक्सपीरियंस है कि देश का प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों को से मिलने के लिए बुला रहा है। तो अंदर गए और देख के बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने अपना दही और सराना लिपेट के टेबल पे ही रखा हुआ था, वो वहीं पे लेटते थे, अंदर ही आराम करते थे। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज दी प्रॉब्लम। तो हमने उनको एक्सप्लेन किया कि ये हमारे को इंटरिम चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। आज चौथा दिन है, 5वां दिन था जिस दिन बुलाया उन्होंने, आखिरी 5वां दिन। तो मैंने कहा अगर उनको कुछ हो जाएगा तो इतना अनरेस्ट देश में हो जाएगा कि वो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने उस वक्त पेंसिल उठाई और उसमें इमरजेंट मीटिंग फिक्स अप एट 6 PM। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम थे, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, 3-4 कैबिनेट के मिनिस्टरों को बुला लिया। अब हम 5वें दिन मैं और प्रोई जी मिलके आते हैं। प्रोई जी का शुगर डाउन हो रहा था, वो कह रहे थे घर लेके चलो, और वजह मेरा शुगर डाउन हो गया। दूध में चीनी डाल के अभी पिलाई थी, तो इतने में एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस का फोन आ गया कि प्रोई जी कहां पर हो। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी घर पहुंचा हूं। तो उनका क्यों पूछ रहे हो कि वो हम जाते जाते चिदम्बरम से आपका 10% ऑफ द बेसिक की अनाउंसमेंट करवा ली है और चिट्ठी देनी है, ड्राफ्ट आपको चेक कराना है। अब प्रोई जी कहने लगे तो फिर मेरे को पूछते का है को बताओ आना मैंने कहां पर है। उसने कहा कि अगर आ सकते तो मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री जाता हूं, वो खुलवाता हूं अपना ऑफिस, तो मैं गाड़ी भेजता हूं। उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी हरभजन है मेरे पास। तो हम रात को 10 बजे फाइनेंस मिनिस्ट्री गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री खुली, ड्राफ्ट चेक किया, करेक्शन करवाई, दोबारा रीटाइप हुआ, दस्तखत हुए और कॉपी ली। अब प्रोई जी कहते हैं कि अब दौड़ो धरने पे। अब धरने पे गए थे तो चौबे जी और TN वाजपेयी जी की बहुत ही नाजुक हालत थी। अगर वो 5वां दिन भी निकल जाता तो मेरे ख्याल से हम हमारे हाथ से बड़े लीडरों का निकल जाना था। पर वो जैसे ही पहुंचे वहां पर, अब वहां पर ये बात अड़ गई जैन साहब कि इनको उठाया जाए तो जूस लाओ। अब मैं एम्स में गया ना, वहां जूस मिला, बंद हो गई दुकानें, सफदरजंग बंद हो गई। मेरे दिमाग ने क्लिक किया कि नई दिल्ली स्टेशन पे चलो, वहां पे चौक पे जूस की दुकानें हैं बहुत, वहां मिल जाएंगी। वहां पहुंचे तो एक लाला जी कॉर्नर पे ही दुकान है उनकी, उन्होंने बंद कर दिया था, बढ़ा दी थी दुकान, सफाई कर रहे थे। तो मैंने कहा लाला जी दोबारा लगाओ। कहते यार अब तो दुकान हमने बढ़ा दी। मैंने कहा बढ़ा दी तो चालू भी कर दो, हमारा ये मामला बहुत सीरियस है। उन्होंने फटाफट 2 लड़के लगाए, मौसमी छीली, बड़ा मयूर जग भरा, और हम पहुंचे 11:30 पौने 12 बजे के करीब फिर दोबारा। अब चौबे जी ने 1-2 गिलास पी लिए। मैं कहा चौबे जी अब 5 दिन से खाली पेट हैं, तो अब जूस पी लिया है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत और करें तो रात भर रुक जाएं, तो हम कल 10,000 आदमी इकट्ठा करके जुलूस में आपको लेके चले विजय जुलूस में। तो उन्होंने कहा हरभजन सिंह तू चाहता कि हम जाए ही ना घर, यहीं पर ही पूरे हो जाएं। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा मेरे को तुरंत घर ले चलो आप। तो TN वाजपेयी जी और ये रघुवैया NFIR का, इनको सबको गाड़ियां आ गई, इनको घर लेके आए, मेडिकल चेकअप वगैरह कराया। तो TN वाजपेयी जी का वहीं पर ही उनका जो आंत थी वो सुकड़ गई थी भूखे रहने की वजह से, और वही उनका मौत का कारण भी बन गया था, उसी कारण से मरे भी थे। तो मैं ये एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कितना सीरियस बड़ी लड़ाई थी, और सुरेंद्र मोहन जी ने उसको रास्ता बना दिया। और फिर बाद में जब हम सुरेंद्र मोहन जी को मिले तो पूछा हरभजन क्या हुआ वहां प्राइम मिनिस्टर के पास। मैंने कहा जो कान में पेंसिल मार रहे थे सुन रहे थे। तो उन्होंने मजाक में कहा वो सो तो नहीं गए थे, वो उनकी कहावत थी वो सो भी जाते थे, मतलब इतना 24 घंटे लगे रहते थे काम में, तो अंडर रेस्ट होने की वजह सो भी जाते थे। मैंने कहा नहीं सोए तो नहीं, बड़े केयरफुल थे, और कान जरूर वो पेंसिल मार रहे थे। उसी पेंसिल से उन्होंने वो मीटिंग बुलाई, और चिदम्बरम जैसा लीडर जो कि मानता नहीं था उसको उस पर साइन करने पड़े। और ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी मैं बहुत एग्जाम्पलें दे सकता हूँ सुरेंद्र मोहन जी की। हमारी हर वर्किंग कमेटी में आना, इशू हमारे बड़े गंभीर होते थे, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर भी संघर्ष चलता रहता था, रेलवे के अंदर भी, पोर्ट एंड डॉक में, कोल में, बड़े बड़े रोडवेज में, BHEL में, सेल में, जो बड़े बड़े इश्यूज फंसते थे उसमें सुरेंद्र मोहन जी जितनी उनकी काबिलियत थी
उसके हिसाब से वर्किंग कमेटी में आकर एड्रेस भी करते थे और हमारे को रास्ता भी दिखाते थे। और ऐसा लीडर आपको बहुत कम मिलेगा जिन्होंने समाजवाद अपने ऊपर गुजरा है। मेरे को याद है कि जब जनता पार्टी बनी, ये विठल भाई पटेल हाउस में, मंजू जी याद होगा, आप वहां रहते थे, और ये उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे जनता पार्टी के, जो नया फॉर्म हुआ था कांग्रेस जाने के बाद मोरारजी भाई के उसमें। मैनिफेस्टो भी इन्होंने ही बनाया था। और मेरे कुछ रिश्तेदार गंगानगर से आ गए कि जी हमारे को मिलना है सुरेंद्र मोहन जी से टिकट के मामले में। मैंने कहा भाई मैं तो टिकट की सिफारिश नहीं कर सकता हूं, बाकी मिलवा देता हूं। मैं वहां पहुंचा, विठल भाई इनके घर पे पूछा तो कहते नीचे ही होंगे। नीचे भी सारा पूछा तो पता लगा कि ग्राउंड में एक पूरा झुमघट लगा हुआ था 20-25 आदमियों का, जिसमें सारे ही बैठे थे, मतलब नेता भी थे, ड्राइवर भी थे, दूसरे भी थे, और ताश खेल रहे थे धूप में। तो मेरे को किसी ने कहा कि वो झुंड में जाके देखो सुरेंद्र मोहन जी वहां बैठे हैं। और वो उस वक्त के सरकार की पावर में उसके जनरल सेक्रेटरी थे, और वो ये नहीं देख रहे थे कि मैं किनके साथ बैठा हूं। उनको उन प्यार था लोगों के साथ, उसमें बैठे वहां फिर उनसे बातचीत की, उठ के आए, फिर ऑफिस में गए, बातचीत हुई दूसरी। तो उन्होंने इतना सिंपलिसिटी थी उनमें, इतना सादापन था कि वो सादापन से बहुत खुशी होती थी कि भाई इतना बड़ा लीडर पहुंचने के बाद इतना सादापन। और इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही विद्वान आदमी थे, और एमए उन्होंने साइकोलॉजी में किया देहरादून से, और उसके बाद लेख लिखते थे, ऑडिटोरियल उनके छपते थे अखबारों में, और वही एक उनका इनकम का साधन भी होता था। और बाकी उन्होंने जैसे ही 48 में सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसके वो मेंबर बने। फिर उसके बाद माला क्योंकि पंजाब में था, पंजाब स्टेट के ऑफिस सेक्रेटरी हो गए। फिर उसके बाद जैसे ही वहां पर अधिवेशन हुआ रूपनगर में, रोपड़ में, उसके रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन हो गए। उसका उद्घाटन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। और फिर उसके बाद तो वो आगे जिम्मेवारियां उनको मिलती गई, और बाद में सेकुलर जनता दल में भी चले गए थे देवीगौड़ा जी के साथ। बाद में फिर उन्होंने अपना सोशलिस्ट पार्टी बनाई, और मरते दम वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। तो ऐसे नेता को हर साल हम याद ना करें तो ये हमारी गुस्ताखी होगी, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के नागरिकों, और वो आम नागरिक के हकों के लिए भी बहुत लड़ते थे। जितना संगठन बना हुआ था, उस संगठन के फाउंडर थे वो, सिविल सोसाइटी के। सिविल सोसाइटी के क्या राइट्स हैं, उनको कैसे बचाना है, उसके लिए भी पूरा संघर्ष करते थे। और इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी कोई जॉब नहीं। हालांकि उन्होंने बताते हैं उस वक्त के, उन्होंने, मंजू जी ज्यादा कंफर्म करेंगे, कुछ देर बिजनेस भी किया, व्यापार में भी गए, पर व्यापार में उनका जी नहीं लगा, व्यापार छोड़ के, क्योंकि वो कम्युनिटी अपना बिजनेस कम्युनिटी से थे, तो उससे भी निकलकर फिर वो अपने लाइन पर आ गए। तो उनमें इतनी क्वालिटी थी, तो उनको याद करने के लिए था। तो आज अभी क्या है कि देश के अंदर पिछले 11 साल से बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट है, और मेरे हिसाब से आप दूसरे इश्यूज तो बहुत हैं, परंतु देश के अंदर देश का जो निर्माण करता है, जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है, वो 60 करोड़ के करीब है। और अगर 60 करोड़ करके ऊपर उसके हकों के ऊपर हमले हो जाएं, उनको फिर अंग्रेजों की तरह उसी गुलामी में ले जाने की बात हो जाए, उनके आवर का वर्क बढ़ जाए। हमारे समाजवादी नेता जो हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनकी दिलेरी देखिए। उन्होंने देश को आजाद कराने में अपना पूरा का पूरा सर्वस्व वार दिया है। उनको याद करने में हमारे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।